स्टूडेंट्स, नमस्ते। जय राम जी की जय श्री कृष्णा। तो देखिए, बढ़ते हैं आगे, करते हैं आज की क्लास शुरू। आज का लेते हैं पहला सवाल। 405 मिठाइयाँ कुछ बच्चों में इस प्रकार वितरित की गई कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20%, कुल बच्चों की संख्या का 20% है। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली? प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली? देखो कितने तरीकों से सवाल को सोल्व कर सकते, बहुत सारे तरीके इसको सोल्व करने के। पहले तो हमने मान लिया कुल बच्चों की जो संख्या है, कुल बच्चों की संख्या और प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या। देखो जी, हमने मान लिया कुल बच्चों की संख्या x है, कुल बच्चों की संख्या है x, ठीक है। और प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी? 20%। प्रत्येक बच्चे को 20% मिठाई मिलेगी, मतलब पांचवा हिस्सा, ठीक है। तो इसका पांचवा हिस्सा क्या हो जाएगा? इसका पांचवा हिस्सा हो जाएगा x/5। ये प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या हो गई। तो प्रत्येक बच्चे को x/5 मिठाई मिली, तो x बच्चों को कितने मिलेगी? x से गुणा करेंगे। और टोटल बांटी गई जो मिठाइयों की संख्या रियल में कितनी है? 405। टोटल बांटी गई मिठाइयों की जो संख्या है रियल में कितनी है? 405, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे देखिए, समझिए बात को। यह आ जाएगा x² बराबर, ये 5 नीचे है, कहाँ जाएगा? ऊपर। तो आ जाएगा 405 गुणा 5, और स्क्वायर की संख्या आ जाएगी वर्गमूल में। तो स्क्वायर की संख्या आ जाएगी वर्गमूल में, तो यह आएगा 405 गुणा 5। थोड़ा सा प्यार से कैलकुलेशन करो, ध्यान से करिए। देखो, मैं इसमें 5 से निकाल लेता हूँ, कैलकुलेशन इजी हो जाए। आप चाहो तो 405 को 5 से गुणा कर दो, 2025 आएगा, उसका वर्गमूल 45 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इजी करें कि 5 इसमें से निकाल लेते हैं। 5 अगर आप निकालोगे तो आएगा 5 8 40, 5 एकम 5 गुणा 5। अब थोड़ा आपको एक्स्ट्रा बातें समझ में आ जाएगी। देखो 5 कितनी बार है? 2 बार, तो 1 बार निकाले। 81 का वर्गमूल 9, ठीक है। 5 नाम 45। तो इसका मतलब है टोटल बच्चों की संख्या हमने क्या मानी थी? x मानी थी। टोटल बच्चों की संख्या क्या मानी थी? x मानी थी। तो x की वैल्यू आई 45। इसका मतलब ये है बच्चों की संख्या आ गई 45। अब बात ये, प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिल रही है? x/5। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या x/5 है, या इसका 20% है। तो यही पूछा इसने। तो प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की जो संख्या है वो आ जाएगी 45 का 20%, और 45 का 20% कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 45 का 20% कितना हो जाएगा? 9। और या फिर x/5 आपने लिख रखा है, तो 45 में 5 का भाग दे दो, 9 आ जाएगा। अब मान लीजिए थोड़ा सा इसको आगे और बढ़ाना चाहिए आप चाहें कि भाई और कोई इलाज है क्या इसका? तो इलाज की अगर बात करें तो आप ऐसे भी बोल सकते हो इसको कि भाई साहब, कि बच्चों की जो संख्या है, बच्चों की संख्या तो हमने मान ली 5x। बच्चों की संख्या हमने क्या मान ली? 5x। आपका प्रश्न ये बन सकता है जी 5x क्यों मानी? क्योंकि इसने बोला प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% है। 20% का मतलब होता है पांचवा हिस्सा, यानी 5 का भाग देना है, ठीक है। तो 5 का भाग पूरा पूरा चला जाए, बट्टे में नहीं लगाना पड़े उसकी तरह, इसलिए हमने 5x मान लिया बच्चों की संख्या। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी जी? इसका 20% मतलब पांचवा हिस्सा, तो प्रत्येक बच्चे को x मिठाई मिलेगी, मतलब x रसगुल्ले मिलेंगे, ठीक है। तो देखो, एक बच्चे को 1x रसगुल्ला मिल रहा है, तो 5x बच्चों को कितने मिलेगी? 5x से मल्टीपल कर लेंगे, ठीक है। और टोटल बांटे गए रसगुल्लों की जो संख्या है वो है 405। 5 एकम 5, 5 8 40, 5 एकम 5। x को x से गुणा करेंगे, x² बराबर आ जाएगा 81, और स्क्वायर की जो संख्या है वो आ जाएगी वर्गमूल। तो 81 का जो वर्गमूल है वो कितना आ जाएगा? 9। तो प्रत्येक बच्चे को मिलने वाले रसगुल्लों की संख्या या मिठाइयों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी, ठीक है। हो गई बात क्लियर? अच्छा, चलिए और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब कुछ लोगों के, आप में से
कुछ लोगों के दिमाग में एक बात हो सकती है, वो कहेंगे साहब इसमें 100 मानकर क्यों नहीं किया, 100 मान करके भी तो कर सकते हैं, तो बच्चों की संख्या 100 मानते तो प्रत्येक बच्चे को मिठाई मिलती 20, ठीक है, ऐसे भी कर सकते। देखो दरअसल दो संख्या यहाँ पर गुणा हुई है, गुणा होने से स्क्वायर और स्क्वायर की संख्या किस में आएगी, वर्गमूल में। तो ये बात अगर आपके माइंड में, तो आप 100 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी देखो संख्याएं गुणा हुई है, मतलब एक्स स्क्वायर हुआ है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो ध्यान देना, मान लो बच्चों की संख्या जो है वो हमने मान लिया 100, बच्चों की जो संख्या है वो कितनी मानी थी, 100 मानी थी, और प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की जो संख्या है वो 20, प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या जो है कितनी है, 20 है, ठीक। अच्छा, तो कुल मिठाइयां कितनी हो गई, एक बच्चे को 20 मिठाइयां मिलती है, तो 100 बच्चों को कितनी मिलेगी, 100 से गुणा करेंगे, तो 20 को 100 से गुणा करें, 2000 मिठाइयां हो गई। कितनी मिठाइयां हो गई, 2000 मिठाइयां, या आप बोल सकते हो 2000 रसगुल्ले, ठीक है। अच्छा, अब 2000 रसगुल्ले बांटे गए, और रियल में कितने रसगुल्ले बांटे बताओ, 405 बांटे गए। पहले तो ये देख लो, जो कट सकता है उसको काट लीजिए, जो कट सकता है उसको काट लेना। तो काटोगे तो क्या आएगा, 5 से काटेंगे, 5 8 40, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, ये 0। लेकिन आपको एक बात कही थी, स्क्वायर में आएगा, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 420 का स्क्वायर है, और ये 9 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर की संख्या वर्गमूल में आ जाती है, तो वर्ग की संख्या वर्गमूल में 9 का स्क्वायर का वर्गमूल 9 हो जाएगा, 20 की वैल्यू 9 आएगी। यानी प्रत्येक बच्चे को कितने रसगुल्ले मिलेंगे, कितनी मिठाई मिलेंगी, 9 मिठाइयां मिलेंगी, प्रत्येक बच्चे को 9 मिठाइयां मिलेंगी, मतलब 9 रसगुल्ले मिलेंगे, ठीक है। हो जाएगी बात क्लियर, कंफ्यूजन है किसी प्रकार का। अच्छा, चलो देखते हैं अगला सवाल। एक परीक्षा में 640 छात्र और 360 छात्राएं सम्मिलित हुए, उसमें 60% छात्र और 80% छात्राएं सफल रहे, तो कहना चाह रहा है कितने प्रतिशत फेल हो गए, कितने परसेंट स्टूडेंट जो हैं वो फेल हुए। तो देखो बहुत सारे तरीके हैं इसको कैलकुलेशन करने के, ठीक है। पहले तो एकदम शुद्ध और देसी कैलकुलेशन लगाते हैं, तरीका लगाते हैं, ध्यान देना। छात्र और छात्राएं, छात्र और छात्राएं, ध्यान से देखना, 640 तो छात्र हैं और 360 छात्राएं हैं। आप एक बात बताइए, 60% छात्र पास हुए हैं, पास कितने हुए, 60%, तो फेल कितने होंगे, 40%। 60% पास हो गए, इसका फेल कितने होंगे, 40% फेल हो गए। फेल की संख्या चाहिए आपको, तो देखिए 640 का 40%, 640 का 40% कितना हो जाएगा, 256। जैसे आपको पहले बताया था, दोबारा सुन लो, एक साथ कैलकुलेशन करोगे तो भारी पड़ेगी। आप ऐसे कर लो, 600 का 40% निकालो पहले, 600 का 40% 240 हो जाएगा, फिर 40 का 40% 16 होगा, 240 और 16 256, से डायरेक्ट करने की आदत डाली आप। फिर 80% लड़कियां पास हुई है, अब 80% लड़कियां पास हुई है, इसका फेल कितनी हो गई, 20% हो गई, तो 360 का 20% होगा 72, 72 तो लड़कियां फेल हुई है और 256 लड़के फेल हुए हैं। टोटल फेल कितने हो गए, देखो टोटल जो फेल हैं वो जाएंगे 256 प्लस 72, यानी 328 स्टूडेंट फेल हुए। इसमें गर्ल्स भी आ गई और बॉयज भी आ गए, ठीक है। अब 328 फेल हुए किस में से, 1000 में से, तो 1000 में से 328 फेल हुए हैं। आपको चाहिए प्रतिशत, मतलब 100 में से कितने फेल हुए। तो देखो 1000 का 100 कैसे बनाएंगे, एक डिजिट पर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ भी एक डिजिट पर पॉइंट, तो आ जाएगा 32.8%। कितना हो जाएगा, 32.8%, ठीक है। 32.8% स्टूडेंट फेल हो गए। कोई आप में से ये सोच सकता है कि जी हम पहले पास का परसेंटेज निकाल लेते हैं, और फिर जैसे 60% निकाल लिया, 60% पास हुए, तो 640 का 60% निकालने के बाद जो संख्या आती है उसको 640 में घटाएंगे तो भी यही आएगा क्या, बिल्कुल वही आएगा। देखो 640 का अगर 60% निकालोगे तो 600 का 60% तो 360 होता है, और 40 का 60% 24 होता है,
तो 360 और 24 384 हो जाएगा। तो 384 पास हुए 640 में से, 640 में से 384 पास हुए, तो घटा लीजिए कितना बचेगा 256। घटा करके देखेंगे तो आएगा 256। तो 256 लड़के जो हैं वो फेल हुए। पास वाली संख्या घटाओ तो फेल आ जाएगी। तो ऐसे कर सकते हो, ऐसे घटाने के बाद कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा तसल्ली से और देखिए, प्यार से देखिए। आप यहां पर देखना 640 लड़के और 360 लड़कियां, 20% लड़कियां फेल और 40% लड़के फेल, ठीक है। तो आप ऐसे तो सोच सकते हो भाई 20% ये फेल है तो 20% तो इसमें भी है, 20% तो इसमें भी है, तो 20% फेल है, इसके अलावा 20% और हो जाएगा। तो इसको आप इतना तो बोल सकते हो भाई 20% तो पक्का फेल है, 20% तो पक्का फेल है। लेकिन ये जो 20% बचे हुए हैं वो भी तो है एक्स्ट्रा, ये जो 20% एक्स्ट्रा बचे हुए वो भी निकाल लेते हैं। क्लियर है बात? तो वो 20% इसका ही तो बचा हुआ है, 640 का 20%। तो देखो जी मेरे भाई साहब, आराम से देखना, 640 का 20% जो है वो कितना होता है, 128 होता है। आपको 20% निकालना बताया जा चुका है। डबल करके एक डिजिट पर पॉइंट लगाओ, 640 का डबल 1280 होगा, एक डिजिट पर पॉइंट लगाओ 128, ठीक है। अब ये जो 128 है वो वैसे तो इनमें से ही है, लेकिन आपको पता है परसेंटेज जो टोटल बताया जा रहा है, कितने प्रतिशत फेल हुए, कितने प्रतिशत छात्र और छात्राएं सारे मिलाकर के फेल कितने हैं, यानी छात्रों को भी काउंट करना है उसमें और छात्राओं को। तो 20% तो आपके पास है। और आपको ये परसेंट और देखना, ये जो 128 है वो किस में से भाई साहब, 1000 में से, किस में से, 1000 में से। 1000 में से 128 है तो 100 में से कितना होगा, एक डिजिट पर पॉइंट लगा देंगे, 12.8। 100 में से होता है वही परसेंटेज होता है, इसका मतलब 12.8% और बढ़ जाएगा। तो 12.8% और बढ़ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 32.8%। कितना जाएगा जी, 32.8%। कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कोई आप में से ये भी कह सकता है कि साहब इसको 20% था, इसको भी 20% मान करके हमने कैलकुलेशन कर लिया। आप ऐसे क्यों नहीं किया कि ये 40%, इसको भी 40% मानकर कैलकुलेशन कर लेते? कर लो ना, कौन मना कर रहा है, 40% से कर लीजिए। देखिए समझिए बात को, 40% से कैसे करेंगे? जैसे 640 तो लड़के हैं और 360 लड़कियां हैं, ठीक है। अब 40% लड़के फेल हुए हैं और लड़कियां फेल हुई हैं 20%, लेकिन हमने लड़कियों को भी 40% ही मान लिया, तो इसको 20% कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा जी, 20%। तो हमने टोटल फेल जो स्टूडेंट्स है वो कितने मान लिए, 40%, लेकिन हमें पता है कुछ ना कुछ कम होगा क्योंकि ये 20% हम एक्स्ट्रा काउंट कर चुके हैं, ठीक है। तो 360 का 20% होगा 72, 72 हमने एक्स्ट्रा काउंट कर लिया। किस पर? वैसे तो लड़कियां ही है लेकिन हिसाब करना है ओवरऑल, मतलब 1000 में से 72। तो 1000 में से 72 एक्स्ट्रा काउंट हो गए, तो 100 में से कितना एक्स्ट्रा काउंट हो गए, 7.2। तो 7.2% एक्स्ट्रा काउंट हो गए, और 7.2% एक्स्ट्रा काउंट हो गए जिनको घटा देंगे, ठीक है। तो 40 में से 7 जाएगा 33, 33 में पॉइंट 2 जाएगा 32.8। तो इसका मतलब ये है 32.8% स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, ठीक है। कर लेंगे कैलकुलेशन। चलो और आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अगला सवाल जो देखें उसमें क्या है, किसी परीक्षा में 37.5% लड़कियां थी, कुल 62.5% लड़कियां तथा 75% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो 342 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई, तो अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या बताइए। अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या बताइए क्या है। तो देखो जी ध्यान से सुनिएगा, प्यार से कैलकुलेशन करेंगे, तसल्ली से देखना, एक बार आराम से देखो। आप एक बात देखिए, टोटल संख्या मान ली हमने x, टोटल संख्या क्या मान ली, x। 37.5% को हम बोलते हैं 3/8, 37.5% को क्या बोल देंगे, 3/8। देखो आराम से देखना, इसके बहुत सारे तरीके पढ़ेंगे हम, जो बेटर लगे उससे कर लेना। तो 37.5% लड़कियां हैं, 37.5% लड़कियां हैं, इसका मतलब 3/8 लड़कियां हैं, और 3/8 लड़कियां हैं। तो देखो आगे क्या बोला है, तो चलो टोटल स्टूडेंट्स हमने क्या माने, x माने,
और इसका 37.5% लड़कियां, 37.5% का मतलब 3/8 लड़कियां हैं। ठीक है, 37.5% लगना लिखना थोड़ा सा ओड सा लगेगा, कैलकुलेशन भी भारी लगेगी। ये कहना चाह रहा है 62.5% लड़कियां पास हो गई, 62.5% लड़कियां पास हुई है, लेकिन 342 लड़कियां फेल हो गई। तो देखो ध्यान दीजिए, 62.5% अगर पास हुई है, पास अगर 62.5% हुई, इसका फेल 37.5% होगी। अब 37.5% को वही 3/8 लिखते हैं, तो जो लड़कियां हैं उनमें से 37.5% फेल हुई है, मतलब 3/8 फेल होगी। मतलब फेल कितनी होगी? 3/8। और टोटल फेल की जो संख्या वो कितनी दे रखी है जी? टोटल फेल की जो संख्या है वो दे रखी है 342। ठीक है, जो स्टूडेंट्स थे उनमें 3/8 लड़कियां हैं, जितनी लड़कियां हैं उनमें 3/8 फेल हुई है, और फेल होने वाली की रियल संख्या है 342। अब आराम से देखो, प्यार से देखो, 3 3 9 है, 9 से काटेंगे 9 एकम 9 30 27, बचेगा 7, उतारेंगे 2, बेहतर हो गया 9 8 बेहतर। ठीक है, अच्छा, तो x बराबर क्या होगा? 8 गुणा 8 नीचे कहाँ जाएगा? ऊपर, तो आ जाएगा 38 गुणा 8 गुणा 8। ये आ जाएगी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए? 38 गुणा 8 गुणा 8। देखो मैं इसको गुणा नहीं करना चाहता, आपका मन है तो गुणा कर लीजिए। मैं गुणा क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि आगे लड़कों की संख्या पूछेगा, लड़कों में भी ऐसे फ्रैक्शन आएंगे, तो काटेंगे तो वापस काटना पड़ेगा, पहले गुणा करो फिर वापस काटो, इसलिए पहले काटे ही क्यों। समझ गए बात को? फिर भी आपका मन है कि नहीं जी मैं तो गुणा करूंगा, तो आप आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अब देखो क्या बोलना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं फेल होने वाले लड़कों की संख्या बताओ। फेल होने वाले लड़कियों की संख्या तो इसने बोल दी, और फेल होने वाले लड़कों की संख्या आपको पूछ रहा है। तो ये कह रहा है जितने स्टूडेंट्स हैं उसमें 3/8 लड़कियां, जितने स्टूडेंट्स हैं उसमें 3/8 लड़कियां हैं, और 3/8 लड़कियां हैं, इसका मतलब 8 में से 3 लड़कियां हैं, 8 में से 3 लड़कियां हैं। तो 8 में से 3 लड़कियों के, तो लड़के कितने बचेंगे? 5। सिंपल सी बात है। तो टोटल संख्या है आपकी 38 गुणा 8 गुणा 8, और उसमें से 3/8 लड़कियां हैं, मतलब 8 में से 3 लड़की है, और 8 में से 3 लड़की है, इसका मतलब लड़के कितने बच जाएंगे? 5। 8 में से 5 लड़के बचेंगे। फिर आगे देखिए, ये कहना चाह रहा है 75% लड़के पास हुए हैं, 75% लड़के पास हुए, इसका 25% लड़के फेल हो गए। 25% लड़के फेल हो गए मतलब 1/4, या 25/100 लिख देते। अब आराम से देखो, देखो इसी वजह से मैंने इसको रखा था, आपको पता है कट रहा है, 8 से 8 कट, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 10 को 38 से गुणा करें 380, तो 380 लड़के फेल हुए हैं। फेल होने वाले लड़कों की संख्या कितनी हो गई? 380। कर लेंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अच्छा, और कैसे कर सकते हैं इसको, देखो और समझना। आप ये देखिए 37.5% लड़कियां हैं, मतलब 3/8 लड़कियां। 3/8 लड़की होने का मतलब ये है कि अगर 8 स्टूडेंट है टोटल, उसमें 3 लड़कियां और 5 लड़के, 3 लड़कियां और 5 लड़के, तो ये तो लड़कियां और ये लड़के, तो लड़कियां तो भाई साहब 3 है, और लड़के कितने हैं? 5। ठीक है, अच्छा, ये लड़कियां हैं और ये लड़के। अब लड़कियों की फेल होने वाली की संख्या दे रखी है, और 62.5% लड़कियां पास हुई हैं, 62.5% लड़कियां पास हुई, इसका 37.5% लड़कियां फेल हो गई, और 37.5% लड़कियां फेल हो गई, मतलब 3/8 लड़कियां फेल हो गई। ठीक है, अच्छा, फिर देखिए 75% लड़के पास हुए हैं। अगर 75% लड़के पास हुए, इसका मतलब 25% लड़के फेल हो गए, तो ये फेल होने वाले लड़के और ये फेल होने वाली लड़की। ठीक है, और फेल होने वाली लड़कियों की संख्या रियल में है 342, फेल होने वाले लड़कों की संख्या रियल में है x। ठीक है, अच्छा, आगे देखो ध्यान से सुनो, ये संख्या चली जाएगी यहाँ पर, ये संख्या आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, देखो देखें, 3 3 9 गुणा 4 बटे 8 गुणा 5 बराबर आ जाएगा 342/x। तसल्ली से कैलकुलेशन करिए, प्यार से करिए। देखो 9 एकम 9,
9 30 27, 9 8 72, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, x को 1 से गुणा किया x, 5 दूनी 10, 10 को 38 से गुणा करेंगे 380, 10 को 38 से गुणा करेंगे 380। आपको ऐसे ठीक लग रहा है तो ऐसे कर लो, ऐसे ठीक लग रहा है तो ऐसे कर लो। ठीक है, अच्छा, और दोनों ही तरीके के ठीक नहीं लगे तो एक रास्ता और बता देता हूँ आपको। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कि भाई हर बार ही ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, कोई ना कोई रास्ता तो अपनाना पड़ेगा अपने को। और तरीकों पर सब पर ही गौर करना, कभी कोई तरीका इजी रहेगा, कभी कोई तरीका इजी रहेगा। हमेशा धूप अच्छी नहीं होती, हमेशा छांव अच्छी नहीं होती। आप परमानेंटली ये नहीं कह सकते भाई साहब धूप बहुत बढ़िया रहती है, धूप के अलावा छांव बढ़िया रहती ही नहीं है, या छांव हमेशा बढ़िया रहती है, ऐसा भी नहीं कह सकते। तो देखो, ध्यान से सुनिए, बात को क्लियरली समझिए। इस बात को ऐसे भी समझिए कि आपको बोला कि 3/8 लड़कियां फेल हुई, 3/8 लड़कियां हैं और उनमें से भी 3/8 फेल हुई है, ऐसे तो है। तो आप ये देखिए, बट्टे में इसके भी 8 है, ये भी 8 है, मतलब 8 है, 2 बार कटना चाहिए। पहले भी 8 बटे में आएगा, दूसरी बार भी 8 बटे में आएगा। मतलब ये है, पहली बार में भी 8 पूरा कट जाना चाहिए और दूसरी बार में 8 पूरा कट जाना चाहिए। ऐसी कोई संख्या मान लो अपने मन से। तो हमने क्या, 8 8 64, तो टोटल संख्या मान ली, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने मान लिए, 64 मान लिए। ठीक है, अब कोई कहे जी मैं तो बिना कटने वाली मानूंगा, 68 मानूंगा, 72 मानूंगा, 24 मानूंगा, 13 मानूंगा, 33.25 मानूंगा, मर्जी है मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बस कटने के लिए इजी हो इसलिए मैंने 64 माना है। बाकी अगर आपका मन हो किसी साहब मैं तो और ही कोई संख्या मान लूंगा, और ही कोई संख्या मानने का मैंने, मान लीजिए आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक। तो 64 स्टूडेंट्स हैं, उसमें लड़कियां हैं 3/8। लड़कियां कितनी है, 3/8, 8 से काटेंगे 8 8 64, यानी भाई साहब 24 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं, 24। और जितनी लड़कियां हैं उसमें फेल कितनी हो गई, 3/8 फेल हुई है। 3/8 निकालो, 8 3 24, 3 3 9, 9 लड़कियां फेल हुई है। हमारी कैलकुलेशन क्या कहती है कि 9 लड़कियां फेल हुई है। 9 लड़कियां, अगर टोटल स्टूडेंट्स 64 होते, टोटल स्टूडेंट्स अगर 64 होते तो कितनी लड़कियां फेल हुई है, 9। अच्छा, अब बात है, ये तो बात है लड़कियों की, अब बात करते हैं लड़कों की। तो देखो जी, 64 लड़के हैं, कितने हैं, 64 लड़के, उसमें से 24 तो लड़कियां हैं, 64 लड़कों में 24 लड़कियां हैं, कितने बचेंगे, 40। और कोई आप में से ऐसे भी बोल सकता है कि भाई साहब 3/8 लड़कियां हैं, अगर 3/8 लड़कियां हैं तो लड़के 5/8 बचेंगे। लड़कियां अगर 3/8 है तो लड़के कितने बचेंगे, 5/8। 8 में से 3 लड़कियां, तो 8 में 3 लड़कियां जाएंगी, बचेंगे 5, 5 बच जाएंगे लड़के। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 5/8 लड़के, कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 8 64, 8 पंजे 40। आपको सिखा रहा हूँ, आप लर्निंग स्टेज में आप ऐसे करोगे तो भी वही बात, ऐसे करोगे तो भी वही बात। तो 40 लड़के हैं, उनमें से 75% पास हुए हैं। 75% पास हुए, इसका मतलब 25% फेल हो गए। और 25% का मतलब 1/4 फेल हुए, 1/4 हो जाएगा 10, मतलब 10 फेल हो गए। तो 9 लड़के फेल और 10 लड़कियां फेल, सॉरी 9 लड़कियां फेल और 10 लड़के फेल। ठीक है, अच्छा, और रियल में लड़कियां फेल कितनी है, लड़कियां फेल है 342। इसका मतलब ये है भाई साहब कि 9 को 342 बोलना, आपको 9 को क्या बोलना है, 342। तो 9 को 342 बोलना है, तो 9 एकम 9, 9 30 27, 9 8 72। तो 1 को 38 बोलता है, 1 को 38 बोलता है, तो 10 को क्या बोलेगा, 1 को 38 बोलेगा तो 10 को बोलेगा 380। तो ये आ जाएगा 380। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। अब एक बात बताता हूँ, वो भी ध्यान से सुनो। वापस एक बार यहाँ पर आइए, आप एक बात बताओ, इसका ऑब्जर्वेशन करो थोड़ा सा। इसमें कहीं पर जो को 38 आ रहा है 19 से कट रहा है, ये खास संख्या हो गई। आप कहोगे खास संख्या कैसे है, खास संख्या इस वजह से भाई साहब 19 हर संख्या नहीं कटती 19 से। ठीक है, 2 3 4 तक तो हर कोई संख्या कट जाती है, ठीक है, हर संख्या 19 से नहीं कटती। इसका 19 से कटने वाली संख्या, इसका मतलब कहीं ना कहीं
उन्नीस से कटने वाली होनी चाहिए। तो देखो ना तो यहाँ 19 से कटने वाली, ना ये 19 से कटने वाली, इसका ये 19 से कटने वाली संख्या है, ये 19 से कटने वाली संख्या है। ठीक है, तो ये 19 से कटने वाली, इसका यहाँ भी 19 से कटने वाली, यहाँ कोई 19 से कटने वाली संख्या नहीं है। इसका यहाँ 19 से कटने वाली संख्या को अगर आप इससे गुणा करो तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो भी 19 से जरूर कटेगा। क्लियर है बात? अगर 342 को आपने देखा है तो इसमें 9 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, तो 9 का और 2 का दोनों का भाग दोगे तो 19 बार जाएगा। 19 थोड़ी सी अलग संख्या है, ठीक है। तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो 19 से कटने वाला जरूर होगा। तो 19 से कटने वाला आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है, देख करके टिक मार सकते हो। लेकिन इन चीजों की आदत आपको नजर रखने से पड़ेगी, अचानक नहीं पड़ेगी कि भाई आज सोचा आज ही नजर पड़ने लग गई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बहुत प्यार से समझिए, तसल्ली से समझिए, काम आपका हो जाएगा। चलो अगले सवाल में देखते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, एक परीक्षा में 33% अंक चाहिए, एक विद्यार्थी ने 125 अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से फेल हो गया, तो कहना चाह रहा है कुल अंक कितने। भाई साहब पास होने के लिए उसको चाहिए थे 33%, कितने चाहिए थे 33%, लेकिन उसके आए 125 नंबर, कितने आ गए 125 नंबर, लेकिन वो फेल हो गया। उसने पूछा भाई साहब फेल कैसे कर दिया मेरे को, तो कह रहा है भाई साहब 40 नंबर और चाहिए, अगर आपके 40 नंबर और आते तो आप पास हो जाते। तो इसका मतलब 125 से 40 नंबर और ज्यादा चाहिए, ठीक है, और 40 नंबर और आ जाता तो पास हो जाता, और पास हो जाता इसका मतलब 33% बन जाते। यही बात है क्या? इसका 33% का मतलब होता है 125 से 40 ज्यादा, 33% का मतलब होता है 125 से 40 ज्यादा, इसका 33% का मतलब 165। ये डायरेक्ट ही लिखना है, ये केवल आपको समझाने के लिए बता दिया। क्या पूछा है, कुल अंक कितने, आराम से काटो, 33 एकम 33, 33 पंजे 165, 1% का बोलता है 5, 1% को क्या बोलता है 5, 1% को 5 बोलेंगे तो 100% को क्या बोलेंगे, 1% को 5 बोलेंगे तो 100% को क्या बोलेंगे 500। इसका मतलब ये है पेपर कितने नंबर का है 500 नंबर का। अगर मान लो इस सवाल में ये बोला होता कि कोई स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन लाना चाहता है, ठीक है, और फर्स्ट डिवीजन बनती है 60% मार्क्स से, तो 60% मार्क्स का कितने नंबर लाने पड़ेंगे उसको, तो बस सिंपल सी बात है, 1% को 5 बोलते हैं तो 60% निकालेंगे, 100 की बजाय क्या निकालेंगे 60, तो 60 पंजे 300 हो जाएगा। कर लेंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अच्छा, तो यह आ जाएगा 500 हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल देखो, एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए तथा 30 अंकों से फेल हो गया, उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 32% प्राप्त किए और वो 42 अंकों से पास हुआ है, 42 अंक ज्यादा मिल गए उसको, तो कहना चाह रहा है उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक कितने, न्यूनतम प्रतिशत अंक कितने। देखो कितने चाहिए, पास होने के लिए 20% आए उसके कितने आए, केवल 20%, और उसको फेल कर दिया, फेल कर दिया। उसने पूछा भाई साहब फेल क्यों कर दिया मेरे को, ये कह रहा है ब्रदर 30 नंबर और आते तो तू पास हो जाता। इसका मतलब पास होने के लिए 20% से कितने नंबर ज्यादा चाहिए, 30 नंबर ज्यादा चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर वो कह रहा है, दूसरा कह रहा है भाई साहब मेरे आए 32%, तो 32% आए क्या, तो आप तो 42 नंबर ज्यादा आ गए, 42 नंबर ज्यादा आ गए, यानी जो 32% आए हैं अगर उसे 42 नंबर कम आते तो भी पास हो जाते आप, 32% से 42 नंबर कम आते तो भी पास हो जाते, ठीक है, और 20% से 30 ज्यादा आते तो पास होते। इसका पास मार्क्स जो है वो यही है, ठीक है ना, ये दोनों पास मार्क्स है, इसका दोनों आपस में क्या है बराबर है। हो गई बात क्लियर? अच्छा, देखो इसने क्या पूछा है, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत, प्रतिशत पूछा है। देखो प्रतिशत पूछा, जो पूछा जाए ना उसको थोड़ा सा आगे रखोगे तो थोड़ा सा कंफर्टेबली अच्छा लगता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप पीछे रखो आगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर परसेंट में पूछ रहा है इसलिए परसेंट आगे कर लो, मार्क्स पूछ रहा है तो मार्क्स आगे कर लो, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो मैं मार्क परसेंटेज पूछ रहा है, इस परसेंटेज को मैं उधर ले जाता हूँ और इस मार्क्स को इधर ले आता हूँ, ठीक है, और कोई कहे जी नहीं तो कोई बात नहीं, जो कहोगे वो चल जाएगा। तो ये तो 30 है,
माइनस का 42 इधर आकर प्लस हो जाएगा, 32%, 20% प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 30 और 42 आ जाएगा 72 बराबर 12%। कितना आ जाएगा? 12%। तो 72 को 12% बोल रहे हो, 72 को क्या बोल रहे हो? 12%। ठीक है, 12 एकम 12, एकम 12, 12 छिके 72। तो ये बोलना चाह रहा है भाई साहब 6 नंबर का 1% होता है, 6 नंबर का 1% होता है। ठीक है, अब ये पूछना चाह रहा है क्या न्यूनतम प्रतिशत कितना है। तो देखो 20% से 30 नंबर ज्यादा है, 20% कितने नंबर ज्यादा है? 30। तो इस 30 का भी नंबर बनाए, तो भाई 6 नंबर का 1% होता है, 6 नंबर का 1% हो, 30 का क्या होगा? 6 का 30 कैसे बनाएंगे? 5 गुना करेंगे, इसको 5 गुना करोगे तो इसको भी 5 गुना कर देंगे, तो 30 नंबर का होता है 5%। 30 नंबर का क्या हो जाएगा? 5% हो जाएगा। क्लियर है बात? तो पास होने के लिए 20% तो ये और 5% ये, कितना हो जाएगा? 25% चाहिए पास होने के लिए। ठीक, अब यदि ए और सुनो, ध्यान देना, कोई कहेगी जी आप इससे बताओ, इसे क्यों नहीं बताया आपने? अरे भाई इसे कर लो, 6 नंबर का 1% होता है, 42 नंबर का क्या होगा? 7 गुना, इसको 7 गुना करें, इसको भी 7 गुना करें, मतलब 7% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा? 7%। तो 32% में अगर 7% घटाओगे 25% आएगा। हो जाएगी बात क्लियर? अच्छा, अगर आपका मन होगी जी मेरे को तो नंबर बता दो आप, तो नंबर देख लो, 1% को 6 बोलता हूँ, 1% को 6, 1% को 6, तो एक 20% को क्या बोलेगा? 1% को 6 बोलेगा, तो 20% को 20 गुना कर देंगे, 20 का 120, 120 तो ये आ गया, 30 ये आ गया, 120 और 30 150। आपका मन हो जाए नहीं इससे क्यों, इससे बता दो। तो भाई पास होने के लिए 25%, पास होने के लिए 25%, 1% को 6 बोलता है, 1% को 6 बोलता है, 25% को क्या बोल देगा? 150, 25 का 150। तो जैसा बेटर लगता है, सुंदर लगता है, वैसे कर लीजिए। पिछले सवाल की तरह पूछ लेता, टोटल कितने नंबर का पेपर है, तो 1% को बोलेगा तो 100% को 600 हो जाएगा, यानी 600 नंबर का पेपर है। कोई कहे जी मेरे को तो 45% लाने, तो 1% को 6 बोल रहे हो, तो 45% को क्या हो जाएगा? 45 का 270 आ जाएगी। तो कहने का मतलब यह है जितने चाहिए उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लेंगे, हड़बड़ाना नहीं है, प्यार से कैलकुलेशन करिए। देखो, रानी का भार मीना के भार का 25%, रानी का भार मीना के भार का 25%, और तारा के भार का 40%, तारा के भार का 40%। तो ये कहना चाह रहा है तारा के भार का कितना परसेंट मीना के भार के बराबर है। देखो जी, जैसा बेटर लगे, सुंदर लगे, सरल लगे, वैसे कर लीजिए। थोड़ा सा मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, ध्यान देना एक बार। रानी, मीना, तारा, रानी, मीना और तारा, बहुत सारे तरीके हैं, जो बेटर लगता है उससे कर लीजिए। रानी का भार मीना के भार का 25%, रानी का भार मीना के भार का 25%, यानी मीना में 4 किलो वजन है तो रानी में 1 किलो वजन है, मीना में अगर 4 किलो वजन है तो रानी में 1 किलो वजन है। समझ गए क्या? 25% का मतलब 1/4, यानी ये 4 है तो 1, और अगर आप इसको 100 लिखना चाहो, इसको 100 लिखना हो तो इसको 25 लिख देना। ठीक, अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं? तारा का भार, तारा के भार का 40%, तारा के भार का 40%, क्या? रानी का भार तारा के भार का 40%, रानी का जो भार है वो तारा का 40%। देखो तारा का 40%, तो 40% को बोलते हैं 2/5। ध्यान से समझ लीजिए, 40% को क्या बोलते हैं? 2/5। किसी को नाराजगी हो सकती है आप में से, तो देखो ध्यान देना, 40% को बोलेंगे 2/5। आपको पता है 20% को 1/5 बोलते हैं, 20% को 1/5 बोलते हैं, तो 40% को क्या बोल देंगे? डबल हो जाएगा, 2/5। तो क्या बोला है? रानी का भार तारा के भार का 2/5, रानी का भार तारा के भार का 40%, 40% का मतलब 2/5, यानी तारा में अगर 5 किलो वजन है, तारा में 5 किलो वजन है, तो रानी का भार कितना हो जाएगा? 2 किलो। आराम से सुन लेना, रानी का जो भार है वो तारा का 2/5 है, तो जिससे तुलना की जाती है वो बटे में होता है। इसका तारा में 5 किलो वजन तो रानी में 2 किलो वजन,
तारा में 5 किलो वजन है तो रानी में कितना वजन है 2 किलो। अब आराम से देखो, रानी में अगर 2 किलो वजन है तो इसमें 5 किलो है, तो इसमें 1 किलो तो इसमें 4 किलो, रानी तो दोनों जगह वही है। तो इसका मतलब ये है दोनों जगह सेम होना चाहिए। अगर यहाँ 2 किलो तो यहाँ भी 2 किलो करो, यहाँ ये 1 किलो तो यहाँ भी 1 किलो कर दो, दोनों को बराबर कर दो, कैसे भी कर दो। तो मैं कर देता हूँ इसको 2 किलो कर देता हूँ, इससे 2 गुना कर दिया, इसको 2 गुना करो तो इसको भी 2 गुना करोगे। यानी अगर रानी में 2 किलो वजन है, रानी में 2 किलो तो मीना में पक्का 8 किलो है। रानी में 2 किलो है तो मीना में 8 किलो वजन है। और रानी में 2 किलो तो तारा में 5 किलो हो गया, आ जाएगा 2:8:5 हो गया। ठीक है। अच्छा, अब जो प्रश्न पूछे उसका जवाब दो आप पहले। कहना चाह रहा है तारा के भार का कितना परसेंट मीना के भार के बराबर है। तारा के भार का, तारा के भार का कितना परसेंट तारा से तुलना कर रहा है, मीना के बराबर, मीना के बराबर है। तो तारा के भार का कितना परसेंट मीना के भार के बराबर है। समझ गए बात को। देखो कितना परसेंट हो जाएगा, तारा के भार का कितना परसेंट, यानी तारा से तुलना कर रहे हैं तो तारा का क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। मीना का पूछ रहा है तो मीना का कितना है 8, तो 8/5 का मतलब कितना परसेंट होता है। वैसे अगर जिसको मालूम नहीं पड़ता वो तो 100 से गुणा करके देख लो, 20×5 100, 20×8 160% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 160%। और आप ध्यान दें तो ऐसे समझे, अगर 5 में से 5 होता तो 100%, सॉरी 5 में से 5 होता तो 100% होता, 5 में से 5 होता तो कितना होता 100%। 5 में से 5 नहीं 8 है, इसका 3 और है। देखो 5 में से 5 होता तो 100% होता, और 5 में से 3 होता तो 60% होता। 100% और 60% कितना हो जाएगा 160% हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है तो, क्लियर है बात। तो ये आ जाएगा 160%। ठीक है, तो आ जाएगा तारा के भार का कितना परसेंट मीना के भार के बराबर है, तो कितना हो जाएगा जी 160% हो जाएगा। वैसे मैं इतनी लंबी कैलकुलेशन करना नहीं चाहता, एक ही लाइन का सवाल है। कैसे करना भी एक ही लाइन का सवाल। देखो रानी, मीना, तारा, और अपने आप को सारे पूछो। इसने तो जो पूछ करके पीछा छूट गया, लेकिन ये पूछो रानी का भार मीना के भार का कितना परसेंट है, मीना का भार रानी का भार का कितना परसेंट है, मीना का भार तारा के भार का कितना परसेंट है, तारा का भार मीना के भार का कितना परसेंट है, मीना का भार रानी का कितना परसेंट है, रानी का मीना के कितना परसेंट है। सारे पूछो आप अपने आप को, ठीक है, तब चीजें क्लियर होंगी। ऐसे नहीं पूछा और पीछा छूट गया भाई बात खत्म। ठीक है, मैं कर सकता हूँ बात खत्म, आपको नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि आप लर्निंग स्टेज में। देखो रानी, मीना और तारा, रानी का भार मीना के भार का 25% और तारा के भार का 40%। ठीक है। अच्छा, तारा के भार का कितना परसेंट, इसका तारा से कंपेयर कर रहा है लास्ट में भी, इसलिए तारा को ही 100 मान, बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें। तारा को ही क्या मान लेंगे 100 मान लेंगे। अब क्या कर रहा है देखो, रानी का भार मीना का तो 25% है और तारा का 40%। रानी का भार तारा का 40%, यानी तारा में 100 किलोग्राम वजन है तो रानी में 40 किलोग्राम वजन है। तारा में अगर 100 किलोग्राम वजन है तो रानी में कितना हो जाएगा 40 किलोग्राम वजन हो जाएगा। ठीक। अच्छा, फिर क्या पूछा है, ये कहना चाह रहा है कि तारा के भार, रानी का भार मीना के भार का 25% है। रानी का भार ये है, वो मीना का 25% है। 25% का मतलब चौथा हिस्सा, ये 4 है तो ये 1 है, ये 4 है तो ये 1 है, और ये 1 है तो ये 4 है, ये 1 है तो ये 4 है, मतलब 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना हो जाएगा 40 चौक 160 आ जाएगा। ये लो, ठीक, समझ गए बात को। अब प्रश्न क्या है, तारा के भार का कितना परसेंट, बस इतने कैलकुलेशन हो गई। तारा के भार का कितना परसेंट मीना के भार के बराबर है। तो तारा के भार से तुलना करें तो ये तो सोएगा डायरेक्ट ही, 60 हो गया तो 160% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 160%। वैसे देख लो मीना का चाहिए तो 160, तारा से तुलना करें बटा 100, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देना, तो वैसे कैलकुलेशन कर लेंगे। अब प्रश्न ये है, अगर ये पूछ ले तारा का भार
मीना का कितना प्रतिशत है? अब की बार मीना से कंपेयर किया गया है। ऐसे मत देखना इधर क्या लिखा हुआ इधर को इसे इधर उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको देखिए मीना से तुलना किया, इसका मीना का बटे में आएगा अब की बार। तो ये 60, मीना से तुलना करें तो 160, 100 कितना परसेंट होगा? देखो देखो, डायरेक्ट परसेंटेज बताओ तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, कोई कहे जी हमें अच्छा नहीं लगता, क्या दिक्कत आ रही है? आपकी मर्जी की बात है, थोड़ा प्यार से समझो। वैसे तो 100 से गुणा करके परसेंट कर ही लोगे, लेकिन मैं जो चीज आपको सिखाने के लिए आया हूँ, जो सिखाना चाहता हूँ वो ध्यान से सुनिए। देखो आप ऐसे सोचो 160 में से 80 होता तो 50% होता भाई साहब। कितना होता? 50%। 50% से कुछ ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। 160 में से 20 होता है 8वां हिस्सा, मतलब 12.5%। तो 50% ये 12.5%, ये 62% आ जाएगा। और आपको कहे जी हमें ऐसे लफड़े में नहीं पढ़ना तो 100 से गुणा कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उल्टे सीधे सारे पूछो अपने आप को। ठीक है, वो आप करिए, चाहे इससे करो चाहे इससे करो, वो आपको अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है, इजी लगता है, वैसे कर लीजिए। चलो आगे क्या बोलना चाह रहे हैं। पिछले वर्ष किसी स्थान की जनसंख्या x थी। पिछले वर्ष किसी स्थान की जनसंख्या x थी। ठीक है, अब x थी जनसंख्या, उसी दर से अगर बढ़ती रहे तो अगले साल क्या हो जाएगी? y हो जाएगी। तो ये कहना चाह रहा है वर्तमान जनसंख्या क्या है। देखो निश्चित दर से बढ़ने का मतलब हमेशा ध्यान रखना गुणोत्तर श्रेणी होती है। क्या होती है? गुणोत्तर श्रेणी। जैसे एक बात सोचो, 100% बढ़ रही है, 100% बढ़ने का मतलब डबल हो रही है। जैसे 5 है, 5 का डबल होगा 10, 10 का डबल होता है 20, 20 का डबल होता है 40। बताओ गुणोत्तर श्रेणी हुई कि नहीं हुई? अगर आपको 10% बढ़ती तो 110 बटे 100 से गुणा करते, फिर 110 बटे 100 से गुणा करते, फिर 110 बटे 100 से गुणा करते हर साल। मतलब एक फिक्स संख्या गुणा हो रही है, फिक्स संख्या से गुणा हो रही है, इसका मतलब गुणोत्तर श्रेणी है। क्या है? गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, तो देखो ये जो बोल रहा है उसको ध्यान से सुनो। पिछले साल जो जनसंख्या थी वो थी x, अगले साल जो है वो है y। पिछले साल तो x थी, अगले साल है y। और इस साल जो है वो पूछी गई है, मान लो हमने मान ली p है। ठीक है, देखो गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो का वही अनुपात इन दोनों का होता है। चेक कर लो चाहिए आप है या नहीं है। ठीक है, बस वही बात है। तो x और p का जो अनुपात है वही अनुपात p और y का होगा। ठीक, और तो p को p से गुणा करेंगे p स्क्वायर, x को y से गुणा किया xy, और स्क्वायर की संख्या वर्गमूल में आ जाएगी, तो आ जाएगा p बराबर आ जाएगा रूट एक्स वाई। p बराबर कितना आ जाएगा? रूट एक्स वाई। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ध्यान हो तो आपको। अगर गुणोत्तर श्रेणी की 3 संख्या है तो बीच वाले का स्क्वायर, साइड वाले पदों का गुणा, तो पी स्क्वायर बराबर एक्स वाई। तो देखो पी स्क्वायर बराबर एक्स वाई डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब आपको जैसा बेटर लगता है, कंफर्टेबल लगता है, इजी लगता है, वैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। आगे देखिए क्या बोल रहा है। एक संदूक में कुछ सिक्के और कुछ अंगूठियां हैं जो सोने अथवा चांदी के। सिक्के इन वस्तुओं का 60% है, अंगूठियां 40% सोने की, सिक्कों में 30% चांदी के, सोने की वस्तुओं का प्रतिशत क्या है? देखो जी ध्यान से सुनो, बात को क्लियर कर लीजिए। 100 वस्तुएं हैं जिसमें कुछ तो सिक्के हैं और कुछ अंगूठियां हैं, कुछ तो सिक्के हैं और कुछ अंगूठियां हैं। आराम से सुन लीजिए, तसल्ली से सुन लीजिए। ठीक है, अच्छा तो देखो सिक्के इन वस्तुओं का 60% है, मतलब 100 में से 60 सिक्के हैं। इसका मतलब अंगूठियां कितनी बचेंगी? 40। अंगूठियां बच जाएंगी 40। अब क्या बोलना चाह रहा है वो भी सुन लो। ये बोलना चाह रहा है कि अंगूठियां 40% सोने की, जितनी अंगूठियां हैं उसमें सोने की कितनी है? 40%। इसका मतलब ये है 40 अंगूठियां 40% सोने की, मतलब 16 अंगूठियां सोने की, क्योंकि सोना ही पूछ रहा है, सोने की वस्तुएं कितने परसेंट है। चांदी तो चाहिए नहीं, अगले को महंगी चीज ही चाहिए। तो इसका मतलब 40% यानी 16 हो जाएगी। फिर क्या बोला है?
सिक्के 30% चांदी के। अब 30% सिक्के हैं वो चांदी के, लेकिन चांदी नहीं चाहिए आपको, सोना चाहिए। इसका 70% सिक्के सोने के, तो 60 का 70% क्या हो जाएगा, 42। तो 42 सिक्के सोने के और 16 अंगूठियां सोने की। तो टोटल गोल्ड कितना हो गया, टोटल सोना कितना हो गया, 42 और 16 मतलब 58% हो जाएगा। 58% वस्तुएं हैं वो सोने की। ठीक है, अगर आप कहोगे जिस चांदी की पूछता तो यहीं से निकाल लो। 58% सोने की है, इसका मतलब 42% चांदी की है। कोई आपको ये कहे कि भाई यहीं से करते तो फिर 40% अंगूठियां सोने की, इसका मतलब 60% चांदी की है। तो 40 का 60% 24 होता, कितना होता, 24। और 70% सोने के, इसका 30% चांदी के, 60 का 30% होगा 18। तो 18 तो ये हो गया और 24 वो था, तो 24 और 18 42, वैसे कर लेते। ठीक है, तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए सोने की बजाय चांदी का निकालते तो बाद में निकाल लेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन डायरेक्ट होने वाली है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। चलो और देखिए, एक विद्यार्थी ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त करे। एक विद्यार्थी ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त करे तथा उसका प्राप्तांक उन दोनों के योग का 56%। उसका प्राप्तांक उन दोनों के योग का 56%। तो दोनों का योग कितना है, 100 है। दोनों का योग है 100, उसमें से कहना चाह रहा है दोनों के योग का 56% कौन है, जो ज्यादा प्राप्त कर रहा है। यानी 100 में से 56 तो ये ले आया, दोनों का योग अगर 100 है, दोनों स्टूडेंट्स मिलाकर के अगर 100 नंबर लेकर के आए तो 56 तो ये लेकर के आ रहा है, कितना बचेगा, 44। तो 44 नंबर ये ले जाएगा। ठीक है, अब अगर कोई कटता है तो काट लीजिए। देखो ध्यान देना, 4 से काटेंगे तो 14 जाएगा, 4 से काटेंगे 11, यानी इसके 14 नंबर आएंगे तो इसके 11 नंबर आएंगे। तो कितने नंबर ज्यादा ले जाएगा, 3 नंबर ज्यादा ले गया। इसके 14 नंबर आएंगे तो इसके 11 नंबर आएंगे। कितने ज्यादा ले गया, 3 नंबर ज्यादा ले गया। और हकीकत में कितने नंबर ज्यादा ले जाना चाहता है, 9 नंबर। 3 का 9 कैसे बनाओगे जी, 3 का 9 बनाने के लिए 3 गुणा करेंगे। इसको 3 गुणा करोगे, इसका इनके पड़ोसी भी 3 गुणा हो जाएंगे। ये लो, इसका मतलब इसके 42 आए हैं और इसके 33 आ गए। इसका 42 आएगा और इसका 33। ठीक है, अच्छा, आप यहां से बिना काटे भी कर सकते थे। इसके 56 नंबर आए तो इसके 44 आए। कितने नंबर ज्यादा है, 12 नंबर ज्यादा है। रियल में कितने ज्यादा आने चाहिए, 9 अंक ज्यादा आने चाहिए। 12 का 9 कैसे बनाओगे, 9/12 से गुणा करोगे। तो इसको 9/12 से गुणा कर दिया तो इसको भी 9/12 से गुणा कर दो, इसको भी 9/12 से। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप कर लीजिए। ठीक है, अब जैसे आपको बेटर लगता है, कंफर्टेबल लगता है, सरल लगता है, वैसे आप कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, हो जाएगा काम। चलो आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसके पास उस राशि का 20% वस्तु खरीदने के लिए खर्च कर दिया, 5% परिवहन पर खर्च कर दिया शेष का, उसके बाद 120 रुपए डोनेशन दे दिया, अभी भी उसके पास 1400 रुपए बचे हुए। तो कहना चाह रहा है परिवहन पर कितने रुपए खर्च किए, परिवहन पर कितने रुपए खर्च किए। तो देखो आराम से देखना, उसके पास मान लो 100 रुपए की एक नोट थी। कितने रुपए थे, 100 रुपए थे। और 100 रुपए में से 20 रुपए की उसने वस्तु खरीद ली। 100 रुपए में से 20 रुपए की वस्तु खरीद, कितने बच गए, 80 बच गए। ठीक है, अब 80 बच गए तो क्या कहना चाह रहा है, शेष का 5% ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर दिया। शेष का 5% क्या कर दिया, ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर दिया। तो 80 का 5% क्या होता है, 4 रुपए। 4 रुपए ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर दिया। तो 4 रुपए ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर दिया तो कितना आएगा, 76 आएगा। ध्यान से सुनना, इसने क्या बोला था, शेष का, तो शेष बचा 80, 80 का 5% खर्च किया मतलब 4 रुपए खर्च किया। 80 का 5% निकाल के देख लेना। ठीक है, कई लोग सोचते हैं ये 4 कहां से आया, 80 का 5% निकाल के देखोगे तो आएगा 4। ठीक है, वो निकालने का काम आपका है। 80 का 10% 8 होता है, 5% 4 हो जाएगा।
तो बच गया 76। अब क्या कर रहा है, 120 रुपए दान दे दिया। दान कितना दे दिया, 120 रुपए। आप कहोगे जी मेरे पास तो 76 ही है। अच्छा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते, अगर 20 रुपए दान दिलवा देता, अगर ये 120 की बजाय 20 रुपए बोल देते तो सब घटा देते 20, 76 में 20 जाएगा 56। ठीक है ना, ऐसे नहीं करना है। ये दरअसल परसेंटेज चल रहा है, और ये रुपए, परसेंटेज में रुपए डायरेक्ट ना तो घटाने हैं ना जोड़ने हैं। ये बात हमेशा अपने रोम रोम में रमा लो। ठीक है, डायरेक्ट ना तो जोड़ने ना घटाने। तो ये 20 होता तो भी नहीं घटाते। ठीक है, दरअसल ये 76 नहीं है, 76% है। और उसमें 120 रुपए हमने दान दे दिया है। 76% था, उसमें से हमने क्या कर दिया, 120 रुपए दान दे दिया। और दान देने के बाद हमारे पास कितने बच गए, 1400 रुपए बच गए। दान देने के बाद कितने बचे, 1400। तो क्या कहना चाह रहे हैं, 120 माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा। तो 76% की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 120 प्लस का हो जाएगा 1400 और 120 होता है 1520। 76 एकम 76, 76 दूनी 152। यानी 1% को 20 बोलता है। 1% को क्या बोलता है, 20। क्या पूछा है, ये कह रहा है ट्रांसपोर्ट पर किया गया खर्चा बताओ कितना है। ट्रांसपोर्ट पर कितने खर्च किए, 5% किए या 4%। ध्यान रखना 4% किए। 5% तो 80 का 5% है ये, लेकिन ये 4 रुपए खर्च किए 100 में से। ठीक है, इसलिए 4% हो गया। 1% को 20 बोलता है, तो 4% को क्या बोल देगा, 2080। ट्रांसपोर्ट पर किया गया खर्चा कितना है, 80 रुपए। कुछ लोगों को फिर भी कंफ्यूजन रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। वो 5% को सोचें यार 5% क्यों नहीं किया। तो बड़े प्यार से उनको एक बात कह देता हूँ कि भाई आप ऐसे करना, अगर जिनको कंफ्यूजन है वो 1% की वैल्यू 20 है तो 100% की वैल्यू याद कर लेना। 100% की वैल्यू आएगी 2000। इसका मतलब उसके पास 2000 रुपए थे। कितने थे, वहां से हिसाब कर लो ना, अपने आप आ जाएगा। देखो 2000 में से 20% की वस्तु खरीद ली, 2000 का 20% होता है 400। तो 400 रुपए की वस्तु खरीद ली, 2000 में 400 की वस्तु खरीद ली, कितने बचेंगे, 1600 बचेंगे। जो बचा है उसका 5%, यानी 1600 का 5% ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया, तो 1600 का 5% कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ऐसे कर लो। ठीक है, मैंने बता दी है। अब आपको जैसा बढ़िया लगता है, सुंदर लगता है, सरल लगता है, वैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो ध्यान देना, इस बात को आप ऐसे भी कर सकते हो। उसका टोटल धन मान लिया जी हमने, एक्स मान लिया। कितना मान लिया, एक्स। तो एक्स मान लिया, उसमें से क्या कहना चाह रहा है, 20% की वस्तु खरीदी है। वस्तु कितने रुपए की खरीदी, 20% की। 20% की वस्तु खरीदी, इसका उसके पास 80% बचे हुए। कितना बच गया, 80%। तो ये लो जी 80% बच गया। इसको 4/5 भी लिख सकते थे आप। 20% को 1/5 बोलोगे तो 5 में से 1 रुपए खर्च कर दिया, 4 बचेगा, तो 4/5 लिखो, या 80% एक ही बात। फिर जो बचा है उसका 5% ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया। 5% ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया, इसका 95% उसके पास अभी भी बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। फिर उसमें से 120 रुपए डोनेशन दे दिया। अब बराबर हो गया 1400 रुपए बच गया। कितना बच गया, 1400। 120 माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो आ जाएगा x गुणा 80/100 बराबर गुणा 95/100। 1400 और 120 कितना हो जाएगा, 1520 हो गया। ठीक है, यह आ जाएगा 19×95, 19×8 152। ठीक है, 80 से 80 कट जाएगा, 5 एकम 5, 20×25। 20 को सोचो ना, अगर 2000, 2000 नीचे कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ये टोटल धन आ गया आपका 2000। टोटल धन कितना आ गया, 2000। अब क्या पूछना चाह रहे हैं, अब ये कर रहे परिवहन पर किया गया खर्चा। तो यहीं से अगर निकालना चाहो वैसे तो 2000 रुपए है, उसमें 20% की वस्तु खरीद ली, 20% की वस्तु खरीद ली, 80% ये बचा हुआ है। और इस बचे हुए का 5% ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया, इसका 5% ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया, तो इसका लो 5% निकालो। एक एक का निकालना चाहते एक एक का निकालो, बाकी एक कैलकुलेशन कर लो। आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा आ जाएगा 3 जीरो से, तो ये कट जाएगी, 1 जीरो से ये जीरो कट जाएगी।
8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80। ये क्या चक्कर हुआ? अच्छा 4 जीरो चारों ही काट दी, 3 तो ये हाँ चारों कट गए भाई। 8 दूनी 16, 16 पंजे 80 हो जाए। ठीक है, अब आपको जैसा कंफर्टेबल लगता है, इजी लगता है, सरल लगता है, वैसे कर लीजिए। किसी नगर की जनसंख्या 3,11,250, उसमें से स्त्रियों और पुरुषों का अनुपात 40:4 है, 40:4। ठीक, अच्छा फिर क्या बोल रहे हैं, ध्यान देना, 40:4 हो गए। अब ये कहना चाह रहा है यदि पुरुषों में 24% साक्षरता है, पुरुषों में साक्षरता कितनी है 24%, महिलाओं में साक्षरता कितनी है 8%, तो कहना चाह रहा है नगर में साक्षरों की संख्या कितनी हो जाएगी, नगर में साक्षरों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये कैलकुलेशन करनी है आपको। अब ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इस पर थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। थोड़ी सी कैलकुलेशन मामूली से डरावनी सी है, थोड़ा प्यार से देखना पड़ेगा, तसल्ली से देखना पड़ेगा, आपको चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। देखो समझो बात, 43 अगर पुरुष हैं तो महिलाएं हैं 40, 43 पुरुष है तो महिलाएं कितनी है 40। ठीक है, देखो ध्यान देना, पुरुष महिलाएं, 43 पुरुष और 40 महिलाएं, इसका मतलब टोटल जनसंख्या हो गई 80, 83 सॉरी, टोटल जनसंख्या कितनी हो गई 83। और हकीकत में टोटल जनसंख्या कितनी है 3,11,250, टोटल जनसंख्या 3,11,250, एकदम देसी तरीके से बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनो। तो 3,11,250 है। अब बताओ 83 को 3,11,250 कैसे बने, 3,11,250 बटे 83 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखो अब कहने का मतलब यह है कि इसमें इसका भाग देना पड़ेगा, तब पता लगेगा संख्या का। तो एक तो तरीका है कि इसका भाग दे दो तो आपको संख्या का पता ही लग जाए, तो संख्या का पता लग जाए तो दे दीजिए आप। देखो आप ये करो 10 तो वैसे अलग कर देते हैं, और 25 का दे देते हैं भाग, 25 का भाग देंगे क्योंकि 83 का भाग देने में जो रहा, जिसका भाग देने में जो रहा था उसको छोड़ो, जिसका पता लग रहा है 10 का भाग तो दे दिया, अलग कर दिया, 25 का भाग और दे देते तो और अलग हो जाएगा, 25 का भाग देना ज्यादा इजी रहेगा बजाय 83 के। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ तक देना है भाग, तो कितना आ जाएगा 25 एकम 25, 25 एकम 25 बचेगा 6, उतारेंगे 1, 25 दूनी 50 बचेगा 11, 25 चौक 100, 25 पंजे 125। ठीक है, अब डेफिनेटली आपको पता लग जाएगा, अभी भी पता नहीं लग रहा तो आपको पता है 5 का भाग और जा रहा है इसमें, तो 5 का भाग और दे दो, 5 का भाग और देंगे तो आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 नाम 45। देखो आपके पास संख्या आ गई 83 गुणा 5 गुणा 249 गुणा 25 गुणा 10 बटे 83, ये 83 से 83 कट जाएगा, ये टोटल आपकी जनसंख्या, इससे गुणा करना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है। अब इतनी बड़ी संख्या गुणा करना इजी नहीं रहेगा, कहने का मतलब ये, ठीक है, इजी नहीं रहेगा तो उसका रास्ता क्या है फिर, तो रास्ते की बात बताता हूं, ध्यान से सुनो मेरी। स्त्री और पुरुष 43:40, अगर स्त्रियों की संख्या 43 है तो पुरुषों की संख्या हो गई 40। फिर पुरुष 24% पढ़े लिखे हैं और महिलाएं 8% पढ़ी लिखी, और टोटल जनसंख्या थी 3,11,250, 3,11,250 टोटल। तो देखो वैसे तो कैलकुलेटिव हो रहा है, बड़ी संख्या हो रही है, थोड़ा अंदाज लगाने में दिक्कत आ रही है, आपका मन है कि जी हम तो वैसे लगा लेंगे, तो लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब सुनिए, साक्षर की संख्या पूछ रहे हैं, आप बताओ मेरे को, टोटल जनसंख्या हो गई इसके अकॉर्डिंग 83, स्त्री और पुरुष मिलाकर के कितने हो गए 83 हो गए, और 83 में से 43 महिलाएं, 83 में से महिलाएं कितनी है 43, तो
3,11,250 में से कितनी आ जाएंगी? 3,11,250 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, इतनी महिलाएं, जितनी महिलाएं हैं उसमें 8% पढ़ी लिखी हैं। जितनी महिलाएं हैं उसमें कितनी पढ़ी लिखी हैं? 8% महिलाएं पढ़ी लिखी। ठीक है, अच्छा फिर देखो और सुनो बात, ये तो बात है महिलाओं की, बात है पुरुष। टोटल जनसंख्या अगर 83 है तो उसमें पुरुष है 40। पुरुष कितने हैं? 40। तो 3,11,250 में से कितना हो जाएगा? 3,11,250 से गुणा कर लेंगे। ये पुरुषों की संख्या होगी। और पुरुषों में पढ़े लिखे कितने हैं? 24%। तो ये तो पढ़ी लिखी महिलाओं की संख्या और ये पढ़े लिखे पुरुषों की संख्या। ठीक है, दोनों का टोटल कर लेंगे। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन तो ये कहती है कि भाई आप दोनों में कॉमन ले लो और कैलकुलेशन कर लो, जो आएगा वो आई जाएगा। ठीक है, लेकिन बात है आई जाएगा, संख्या इतनी बड़ी है कि कैलकुलेशन करने में अपने को टाइम लगेगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने में टाइम नहीं लगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो थोड़ा सा मैं उस बात को बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तो हमने पहले डिजिटल सम की क्लास पढ़ी है, तो देखिए डिजिटल सम से कैसे कैलकुलेशन करेंगे, आराम से देखना, तसल्ली से देखिए एक बार। डिजिटल सम कर लो, 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। डिजिटल सम 7 है। आपको पता है 9 को तो लेते ही नहीं है, तो 5 2 7 और 2 9, इनको हटा दो आप, इनको लेना ही नहीं है। डिजिटल सम में 9 को छोड़ देते हैं। ठीक है, 8 और 3 11, 11 को वापस जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। अब बट्टे में 2 है तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं? ऊपर नीचे 5 से गुणा करते हैं क्या? अच्छा, इसका डिजिटल सम 1 हो गया तो 1 हो गया तो चिंता ही नहीं है। देखो आराम से करो कैलकुलेशन। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 35 का डिजिटल सम होता है 8। 35 का डिजिटल सम 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। 8 3 24, 24 का होगा 6, 6 8 48, 48 का होता है 3। तो डिजिटल सम हो गया 3। ऐसे लिख करके नहीं बैठना है, आराम से करना है कैलकुलेशन। वही तरीका है यहाँ पर। 8 3 11 होगा, डिजिटल सम हो गया 2। 2 है तो 5 से यहाँ भी गुणा कर दो और यहाँ भी गुणा कर दो। ठीक है, और ये 9 के लिए पहले हटा दिया था, 5 2 7 और 2 9, इसको हटा दिया। 4 पंजे 20, 20 के लिए मतलब डिजिटल सम हो गया 2 और 2 तिया 6, कितना हो गया? 6। और ये भी 6 ही है क्या? तो 6 छंगे 36, 36 का डिजिटल सम होता है 9। आपको पता है डिजिटल सम में 9 को तो जोड़ते नहीं, इसलिए इसको डायरेक्ट हटा दिया। इसका मतलब जो आंसर आएगा उसका डिजिटल सम कितना होगा? 3 होगा। जो आंसर आएगा उसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो देख लो एक बार, किसका 3 हो रहा है? 8 और एक 9, 9 को तो हटा देते, इसका तो डिजिटल सम 4 हो रहा है, ये नहीं हो सकता। और ये 9 को हटा दिया, 8 4 12 का डिजिटल सम 3। संभावना है, गारंटी नहीं ले सकते, संभावना है। 6 8 14 और 5 19, 19 का डिजिटल सम होता है 1, ये नहीं हो सकता। 9 को तो हटा देंगे, ये आ जाएगा 6, ये भी नहीं हो सकता। तो अब ये जो संभावना थी वो गारंटी में बदल गई, 48,900 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 48,900। ये कैलकुलेशन कर। अब किसी का मन है कि जी मैं तो कैलकुलेशन करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, पूरी कैलकुलेशन ही करके दिखा दो मेरे को, तो पूरी कैलकुलेशन कर लो। देखो समझो बात को, ध्यान देना। यहां से मैं पूरी कैलकुलेशन इस संख्या को उठा रहा हूं एक बार। ये लीजिए, हमने यहां से देखो कुछ चीजें जो एक्स्ट्रा है मैं पहले हटा देता हूँ।
अब आपका मन हो सकता है कि जी मैं तो देखो कैलकुलेशन तो पूरी करूंगा, ये 5 को भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, देखो ध्यान दीजिए, अब क्या कैलकुलेशन करनी है, कैसे कर पाएंगे, इसके बारे में बात करते हैं। देखो 3,11,250 ऊपर दोनों में है, 8 का भाग दोनों में जा ही रहा है, नीचे 83 है ही, गुणा 100 है, ये आ गया सब में कॉमन। देखो कोशिश करना ऐसे नहीं करें, आप डिजिटल सम से कर लीजिएगा, लेकिन आपको लगे कि भाई हाँ मेरे को करना है तो करिए। इसमें तो बच गया 43 और बाकी पूरा हट गया, नीचे से भी पूरा हट गया। फिर 3,11,250 निकल गया और 8 निकल गया, तो आ जाएगा 8 पंजे 40, 3,11,250 निकल जाएगा। फिर गुणा 24, समझ गए बात को, गुणा में कितना आ गया, 24 आ गया। बताइए कोई समस्या है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा आगे देखिए, अब आपके दिमाग में हो सकता है इसमें क्यों नहीं दिया, इसमें तो 8 का भाग दे दिया, इसमें क्यों नहीं दिया। भाई एक जगह देना है, कहीं भी दे दो। अगर आपके पास 40 गुणा 3,11,250 गुणा ये 24 है, अब 8 का भाग दोगे तो इसको 8 से अगर काट दिया तो क्या इसको भी काटोगे, नहीं काटेंगे ना, बस यही बात। ये लो, अब आराम से कैलकुलेशन जो कर सकती है उसको काट लीजिए। देखो काटने की बात यही है सिंपल सी, कि अभी टुकड़े किए थे थोड़ी देर पहले, तो उन टुकड़ों को ले लेते हैं। क्या क्या टुकड़े किए थे, देखो 10 गुणा 25 गुणा 5 बराबर 200, इसके टुकड़े किए थे, ठीक है, गुणा 8 बटे 83 गुणा 100। यहाँ से शुरू से करते तो वापस कर लेते, 24 पंजे 120 और 43 कितना हो जाएगा, 163। अब आराम से कैलकुलेशन करो, देखो 43 तिया 249 हो गया, ठीक है, और 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, ठीक है। अब आराम से जो कैलकुलेशन होती है कर लो। 163 को 3 से गुणा करेंगे तो 160 या 480, 3 तिया 489, दो पंजे 10, 10 को 10 से गुणा करेंगे 100। ध्यान रखना 2 और 5 का अगर जोड़ा बन रहा है तो पहले जोड़ा बना लो, कैलकुलेशन इजी हो जाती है, आ जाएगा 48,900, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कैलकुलेशन में मत फंसना, या तो वैसे करिए या एक बार छोड़ दो। ऐसा सवाल अगर एग्जाम में आता है तो एक बार छोड़ दीजिए, बाद में देखेंगे, टाइम मिलता है तो देखो, एक्स्ट्रा टाइम खराब नहीं करना है। चलो अगला सवाल देखिए, इस सवाल को बहुत प्यार से करना पड़ेगा आपको, वैसे और सवालों को भी प्यार से ही कर रहे थे, लेकिन सवाल को विशेष प्यार देना पड़ेगा, इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपको रिजल्ट पूछ रहा है भैया सी का रिजल्ट क्या रहेगा, सी का रिजल्ट क्या रहेगा। तो अब सी का रिजल्ट क्या रहेगा ये आपको देखना है। अब ये रिजल्ट कैसे मिलेगा वो आपको आराम से करना। देखो किसी को फेल हो रहा था उसको पास कर दिया, उसकी तो दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन जो पास हो रहा है और उसको आपने फेल कर दिया तो उसकी बद्दुआएं लगेंगी, ठीक है। इसलिए कैलकुलेशन बड़े प्यार से करना आपको। तो देखो देखिए पास होता है फेल होता है, ये कह रहा है पास होने के लिए 40 अंक चाहिए। देखो 100 नंबर का पेपर है और पास मार्क्स जो है वो कितने चाहिए, 40। अब क्या कहना चाह रहा है, ए ने उत्तीर्णांक से 10% कम प्राप्त, ए है वो इससे 10% कम प्राप्त करे, ठीक है। उत्तीर्णांक, उत्तीर्णांक है 40, तो 40 का 10% होता है 4, 4 नंबर कम प्राप्त करे मतलब 36 नंबर आए। किसके आए 36 नंबर, एक के, एक के 36 नंबर आए। और बी ने ए से 11 से 1/9% कम प्राप्त किया, बी ने ए से 11 से 1/9% कम प्राप्त किया। इसका इससे 11 से 1/9%, 11 से 1/9% का मतलब 9वां हिस्सा, तो 9वां हिस्सा कितना होता है 4, तो 32 आ गए। ये 32 किसके है, बी के। तो देखो भाई साहब, एक के 36 है, बी के 32 है, इसका ये तो दोनों ही फेल हो गए, ये तो दोनों ही फेल हो गए। अब सी के बारे में क्या कर रहा है, सी ए और बी
दोनों के अंकों से 41 सही 3/17% कम अंक प्राप्त करता है। 41 सही 3/17% कम प्राप्त करता है। तो भाई साहब दोनों का जो टोटल है उसको देखिए आप, ये तो 36 है, ये 32 है, मतलब दोनों का टोटल हो जाएगा 68। दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 68। और इससे कितना परसेंट कम प्राप्त करता है 41 सही 3/17%। तो इसका 41 सही 3/17% अगर कम करना है तो देखो ध्यान देना, इसको 41 से गुणा करो। 41 से गुणा आप सोचोगे डायरेक्ट 697 आएगा। डायरेक्ट कैसे, मैंने पहले 40 से किया, 17 चौक 68, 680 तो हो गया, 17 एकम 17, तो 680 और 17 697 हो गया। 697 में 3 जोड़ेंगे 700 आ जाएगा बटे 17। प्रतिशत है तो बटे में 100 आ जाएगा। क्लियर है बात, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर क्या करेंगे, 17 एकम 17, 17 चौक 68, 4 7 28, 4 7 28, यानी 28 नंबर पास हुआ फेल हुआ, 28 नंबर कम प्राप्त करें। 41 से 3/17% कम प्राप्त किए, किससे, ए और बी के दोनों के कुल अंकों से। तो ए और बी के दोनों के कुल जो अंक है वो कितने हैं, 68 था टोटल। ठीक है, तो 68 है, उससे 28 नंबर कम, तो 68 से 28 नंबर कम मतलब 40 नंबर। ये किसके है, सी के आए, सी के 40 नंबर आए हैं, इसका मतलब है सी पास हो गया भाई साहब, सी क्या हुआ है, पास। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। किसी परीक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 16:9 है और परीक्षा में उत्तीर्ण लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:4 था। यदि 80% लड़कियां हुई है, 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई है, तो लड़के कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए। कैसे करना है कैलकुलेशन, आराम से देखो, प्यार से देखिए। 16:9 है, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है, 16:9। लड़के और लड़कियां 16 लड़के हैं और लड़कियां कितनी है, 9 है भाई साहब। ठीक है, अच्छा फिर क्या बोल रहे हैं, उत्तीर्ण होने वाले लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:4 है। उत्तीर्ण होने वाले लड़के और लड़कियों का अनुपात है 5:4। ये कह रहा है 80% लड़कियां अगर पास हुई तो लड़के कितने परसेंट पास हुए। तो लड़कियां तो पास हुई है भाई साहब 80%, लड़के कितने पास हुए हैं, x% मान लिया। ठीक है, अब पास होने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है कितना है, 5:4 हो जाएगा। ठीक है, देखो देखें, परसेंट से तो परसेंट कट जाएगा जी। ठीक है, अच्छा और देख लो, ध्यान दीजिए, 16 एकम 16, 16 पंजे 80। ठीक, तो x बराबर क्या होगा, 9 पंजे 45, 45 नीचे कहां जाएगा, ऊपर, तो 45 पंजे 225 बट्टे में 4 आएगा, क्या जाएगा 56। तो 56% कितने परसेंट हो जाएगा, 56% लड़के हैं वो पास हुए। ठीक है, किसी को अगर ये अटपटा लग रहा है तो नाराज ना हो, आराम से कैलकुलेशन करिए। आपको पता है 16:9 में लड़के और लड़कियां, तो ये मान लेता हूँ 1600 तो लड़के हैं और 900 लड़कियां, 1600 लड़के और 900 लड़कियां। तो क्या बोलना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है भाई साहब लड़कियां 80% पास हो गई, 80% पास हो गई, इसका मतलब है 900 का 80% 720, 720 लड़कियां पास हो गई। ठीक है, अब लड़के कितने पास हुए ये मालूम नहीं है, लेकिन पास होने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है 5:4, पास होने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 5:4। और लड़कियों की ओरिजिनल संख्या पता है आपको कि 720 लड़कियां पास हुई है। तो भाई साहब 4 का 720 कैसे बनाओगे, आपको पता है 4 का 720 बनाने के लिए 180 से 18 चौक बेहतर हो जाएगा। अगर किसी को पता नहीं लगे 4 का 720 कैसे बनाओगे, तो 4 का 720 का अगर आपको मालूम नहीं पड़ रहा है तो 720 बटे 4 से गुणा कर दो,
720/4 से गुणा कर देना और वैसे पता लग जाएगा 180, काट करके देख लो। 180 को इससे गुणा कर दो, ये भी 180 गुणा हो जाएगा। मतलब लड़के कितने पास हो गए? 900 पास हो गए। लड़के कितने पास हुए? 900। ठीक है, कितने थे? 1600 थे। अब 1600 में से अगर 900 पास हो गए, ध्यान से समझिएगा, 1600 में से 900 पास हो गए तो कितने परसेंट हुआ? देखो जी, 1600 में से 800 होता तो 50% होता। 1600 में से 800 होता तो कितना होता? 50%। और 1600 में से 100 है तो 16वां हिस्सा हो गया। तो 16वें हिस्से को क्या बोलते हो? 6.25% बोलते हो। तो 50% और 6.25% कितना हो जाएगा? 56.5% हो जाएगा। क्या जाएगा? 56.5%। कर लेंगे कैलकुलेशन? कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? हो जाएगी कैलकुलेशन। अच्छा, तो आ जाएगा 56.5%। ठीक है, हो गई बात क्लियर? अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ध्यान दीजिए, एक नगर के 1000 निवासी है, उसमें 60% पुरुष है। कितने पुरुष बताए हैं? 60%। जिनमें से 20% साक्षर है। साक्षर कितने? 20%। सभी निवासियों में 25% साक्षर है। तो कह रहे हैं महिलाएं कितने परसेंट साक्षर होंगी? महिलाएं कितने परसेंट साक्षर होंगी? तो देखो जी, ध्यान से सुनो बात। टोटल है 1000, उसमें 60% पुरुष है। तो 60% पुरुष है मतलब 600 पुरुष है, तो 40% महिलाएं हो जाएंगी। तो 40% महिलाएं मतलब 400 महिलाएं होंगी। 1000 में 600 पुरुष हैं तो 400 महिलाएं हो गई। ठीक है, अच्छा, अब क्या बोलना चाह रहे हैं? 60% पुरुष हैं, उसमें 20% साक्षर है। जितने पुरुष है उसमें 20% साक्षर है। पुरुष ये 600 है, तो 600 का 20% कितना हो जाएगा? 600 का 20%, तो 20% हो जाएगा 120। कितने है जी? 120। ठीक है, अच्छा, अब क्या बोलना चाह रहे हैं? सभी निवासियों में 25% साक्षर है। पूरी जो जनसंख्या है उसमें साक्षर कितने हैं? 25%। तो पूरी जनसंख्या तो 1000 है क्या? उसमें 25% साक्षर है। 25% का मतलब 250। 250 जो लोग हैं वो साक्षर है। ठीक है, अब 250 लोग साक्षर है, ध्यान से सुनिएगा। तो 250 में से 100 तो पुरुष साक्षर है। 250 में से साक्षर पुरुष कितने हैं? 120। इसका महिलाएं कितनी बच जाएंगी? 130 महिलाएं साक्षर। 250 में से 120 पुरुष साक्षर है, 130 महिलाएं साक्षर है। तो महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना होगा? तो देखो जी, ध्यान देना, 400 में से 130 महिलाएं हैं, प्रतिशत 100 से गुणा कर लेंगे। 20 से 20 कर देंगे। ठीक है, 20 से 20 और इसमें 4 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 32.5। तो 32.5% महिला साक्षर। महिलाएं कितनी साक्षर हैं? 32.5%। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, थोड़ा सा प्यार से समझिए आप, ध्यान देना। डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे करेंगे डायरेक्ट? थोड़ा सा प्यार से समझिए। आपको पता है 40 अगर पुरुष हैं तो, सॉरी 60 पुरुष है तो 40 महिलाएं होंगी। 60 पुरुष है तो महिलाएं कितनी होंगी? 40। ठीक है, अच्छा, थोड़ा बहुत काट लो। 20 या 60, 20 या 60, 20 दूनी 40, यानी ये समझो 3 पुरुष और 2 महिलाएं। लफड़ा खत्म पूरे का। ठीक है, अब एक बात बताओ कि पूरी जनसंख्या में 15% 25% लोग साक्षर हैं। पूरी जनसंख्या में 25% लोग साक्षर हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया भाई साहब पुरुष भी 25% ही साक्षर है, महिलाएं भी 25% ही साक्षर है। पुरुष भी 25% साक्षर है, महिलाएं भी 25% साक्षर है। जबकि हकीकत में क्या है? पुरुष 20% ही साक्षर हैं। पुरुष कितने साक्षर हैं? 20%। तो इसका मतलब ये है पुरुष हैं केवल 20% ही साक्षर है। जो 5% एक्स्ट्रा जो काउंट हो गया वो दरअसल किसके हिस्से में? महिलाओं के हिस्से में। जो 5% एक्स्ट्रा काउंट हो गया वो
पुरुष नहीं है वो कहाँ जाएंगे, महिलाओं में जाएंगे। समझ गए बात को? तो इसका मतलब ये है, देखो ये 5% कितनी जगह काउंट हो गया, 3 जगह। तो 5% 3 जगह आएगा तो 15% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 15%। ये 15% किस साइड में बढ़ेगा, महिलाओं में। तो कितनी महिलाओं में बटेगा, 2 महिलाओं में बटेगा। तो 2 महिलाओं में बांटोगे तो कितना आएगा, 7.5%। तो इसका मतलब है महिलाओं की साक्षरता है वो 7.5% ज्यादा औसत से। मतलब 25% और 7.5 कितना हो जाएगा, 32.5% हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा, 32.5%। अगर ऐसे कर सकते हो तो बहुत सुंदर लगेगा। आराम से सुन लो प्यार से। देखो 20% है, जबकि हिस्से में आ रहा है 25-25%। ये जो 5% एक्स्ट्रा बच गया वो कौन ले जाएंगी, महिला ले जाएगी। तो एक आदमी पर 5% तो 3 आदमी पर 15% काउंट हो गया। 15% को 2 महिलाओं बांटोगे 7.5% आ जाएगा प्रत्येक हिस्से में। तो 25% तो पहले से बढ़ रहा था, 7.5 ये 32.5% हो जाएगा। कर लेंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? तो ये कैलकुलेशन इस प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक, तो ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलो आगे देखो क्या कहना चाह रहा है। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है, 2:3। देखो ध्यान से सुनो, और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। तो 200 और 300 तो मान ही सकते हो, इसमें कोई बट नहीं है, कैलकुलेशन कर लेना। जैसे 1600 और 900 का वैसे बताया था तो कर सकते हो आप। लेकिन अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्यार से मेरी बात समझो। 25% लड़कों को स्कॉलरशिप मिलती है, 30% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलती है। 25% लड़कों को स्कॉलरशिप मिलती है, 30% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है उन छात्रों की संख्या बताइए जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। अब डायरेक्ट करना सिखाऊंगा, ध्यान देना। तो पहले तो स्कॉलरशिप मिलने वाले की संख्या देख लो आप। 25% है, कितने परसेंट है, 25%। तो इसका 25% इसमें भी है, इसमें भी कितना है, 25%। आप कहोगे जी 25 कैसे, इसमें 30 है मेरे भाई साहब। तो 5% एक्स्ट्रा है, 5% एक्स्ट्रा है। क्लियर है बात? अच्छा, इसका 25% लोगों को तो मिलती ही मिलती है स्कॉलरशिप, समझ लो आप। कितने परसेंट लोगों को मिलती है, 25% लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन आप वो 25% को कैसे, ये एक्स्ट्रा भी तो बचा हुआ है। तो एक्स्ट्रा बचा हुआ है, देखो ये 5% एक आदमी पर एक्स्ट्रा, 3 आदमी पर 15% एक्स्ट्रा हो गया। 3 लड़कियों पर कितना परसेंट एक्स्ट्रा हो गया, 15%। ये सब में बांटना बराबर बराबर। देखो पहले तो क्या हुआ था, पिछले सवाल में ये जो पुरुषों का जो साक्षरता प्रतिशत है महिलाओं की तरफ कन्वर्ट हुआ था। ठीक है, अब की बार क्या हुआ, अब की बार ये जो गर्ल्स का जो स्कॉलरशिप मिल वो किधर काउंट हो रही है, सब जगह बटेगी। क्योंकि ओवरऑल पूछा है, ओवरऑल पूरे स्कूल में बंटवाया गया है। ठीक है, तो पूरे स्कूल का करवाया, इसका जो 15% है पूरी स्कूल में बांटेंगे। कितनी जगह पर, कितने, दो लड़के तीन लड़कियां, मतलब टोटल 5 है, 5 जगह बांटेंगे। तो 15% को अगर 5 जगह बांटोगे तो कितने कितने बढ़ जाएंगे, 3% बढ़ जाएगी। अब 25% पहले था और 3% और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 28%। यानी 28% लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है, 28% लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है। इसका कितने परसेंट को नहीं मिलती, 72% को। ये लो कैलकुलेशन हो जाएगी। अब कोई ये कहेगा भाई साहब मैं इसको 30% मान के करूं तो करो, क्या दिक्कत आ रही है? देखो ध्यान दीजिए, ध्यान देना। जैसे ये लड़के और लड़कियां 2:3, लड़कों को 25% और लड़कियों को 30% को मिलती है स्कॉलरशिप। ठीक है, अच्छा आप कह रहे हो जी 30%, तो इसको भी 30% ही मान लेते हैं। तो मान लिया भैया 30% स्कॉलरशिप मिलती है। अब आप कहोगे जी 30% कहाँ मिल रही है यार भाई साहब, 5% एक्स्ट्रा काउंट कर दी, 5% कम है, 5% कम है। तो एक पर 5% कम है, तो दो पर कितनी हो गई, 10% कम हो गई। ये तो कमी कितनी जगह बांटेंगे, कमी को बांटेंगे 5 जगह पर, 2 ये 3 ये 5 जगह। तो 10% की कमी है, 5 जगह बांटेंगे तो कितने परसेंट की कमी आएगी, 2% की कमी आएगी। तो जितना मान रखा उसमें 2% कम कर लो। 30% में 2% कम करेंगे कितना जाएगा, 28% आ जाएगा।
यानी 28% लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है। इसका मतलब कितने परसेंट लोगों को नहीं मिलती? 72% को नहीं मिलती। ठीक है। और कोई कहे जी देखो इस पचड़े में मेरे को पढ़ना नहीं है, इतना दिमाग काम नहीं करता, मैं तो सीधी सीधी कैलकुलेशन कर लूँ वही बहुत है, तो फिर ऐसे कर लो। तो नाराज होने की जरूरत नहीं है जी। आप ये देखिए लड़के और लड़कियां 2:3 में, तो आप तो 200 तो लड़के मान लो और 300 लड़कियां मान लो। 25% लड़कों को स्कॉलरशिप मिलती है, तो 25% को मिलती है मतलब 50 लड़कों को मिलती है। 30% लड़कियों को मिलती है, मतलब 300 का 30% 90 हो जाएगा। तो 50 और 90 140 को मिलती है स्कॉलरशिप। कितने को मिलती है? 140 लड़कों को या बच्चों को मिलती है, लड़के और लड़कियां सारे आ गए। तो नहीं मिलती 500 है, 500 में से 140 को स्कॉलरशिप मिलती है, इसका मतलब 360 को नहीं मिलती। नहीं मिलने वाले का परसेंटेज कितना है? नहीं मिलने वाले का प्रतिशत क्या है? तो 360 लोगों को नहीं मिलती, किस में से? 500 में से। 500 में से 360 को नहीं मिलती, तो 100 में से कितने को नहीं मिलेगी? काट देंगे, 72%। 72% लोगों को स्कॉलरशिप मिलती ही नहीं। समझ में आ गई बात? कर लेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। अच्छा, या फिर ये कर लो 140 500 में से तो 28% आएगा, 100 में से 28% जाएगा, 72% आएगा। अब जैसा आपको अच्छा लगता है। अभी इसमें मैंने खैर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया क्योंकि पहले खूब लंबी चर्चा हमने कर ली है, इसलिए बहुत प्यार से आपने कैलकुलेशन करी होगी। तो ऐसे करने का मन हो ऐसे कर लेना, पहले जो तरीके बताए उनसे करने का मन हो तो वैसे कर लीजिए। चलो अगला जो सवाल है वो क्या है? एक सीसा अयस्क की खान में धातुओं की प्रतिशतता 60%। धातुओं की जो प्रतिशतता है वो कितनी है? 60%। और तो देखिए ध्यान दीजिए, समझिए बात को। 60% धातुओं की प्रतिशतता है और धातुओं में रजत की प्रतिशतता 3/4%। रजत की प्रतिशतता 3/4%। देखो इसको कुछ लोग गलत समझ जाते हैं। 3/4 का मतलब 75% होता है, ठीक है, लेकिन 3/4 नहीं है ये 3/4 नहीं है, ये 3/4% है। 3/4% का मतलब है 0.75%। ये है 3/4% का मतलब 0.75%, ठीक है। कोई 75% मत समझ लेना इसको, ठीक है। तो 100% है, अगर 100 में से 0.75 अगर रजत है, तो जो बचा हुआ बताया सीसा, तो सीसा आ जाएगा 99.25%। सीसा कितना आ जाएगा? 99.25%, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग इसको 75% मान लेते हैं, तो 75% रजत हो गई, तो 25% चांदी मान, इसमें सीसा मान लेते हैं, तो फिर कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी, आपकी कैलकुलेशन मिलेगी नहीं, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा प्यार से कैलकुलेशन सही करनी है आपको, हड़बड़ाना नहीं। चलो कैलकुलेशन हो गई। अब देखिए अयस्क है, उसमें 60% मेटल्स है। मेटल्स कितनी है? 60%। तो अयस्क का वजन है वो 8000 किलोग्राम। अब 8000 किलोग्राम है, उसमें 60% धातुएं हैं। 60% धातुएं हैं मतलब 4800 किलो धातुएं। धातुओं की मात्रा कितनी हो जाएगी? 4800 किलोग्राम। अब क्या बोलना चाह रहा है? ये कहना चाह रहे हैं उसमें 3/4% या 0.75% है रजत। तो शीशा पूछा, तो शीशा ये आएगा, तो या तो ये याद कर लो या फिर ये याद करके घटा दो। तो ये याद करके घटा देंगे वो ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेशन बड़ी होगी। तो 4800 किलोग्राम जो है उसमें रजत की मात्रा बताए 3/4%। 3/4% है, तो परसेंट में क्या करेंगे? बटे में 100 आ गया, तो दो से तो 2 जीरो, 4 से कटेंगे 12, 12 तिया 36, 36 किलो रजत है। रजत कितनी है? 36 किलो। तो 4800 किलोग्राम है, उसमें रजत है 36 किलो, तो शीशा कितना बच जाएगा? 4764। ये आ जाएगा 4764 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। कर लेंगे कैलकुलेशन। अब जैसा आपको बेटर लगता है, कंफर्टेबल लगता है, इजी लगता है, सरल लगता है, वैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं
किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक अवश्य प्राप्त करने चाहिए। तो ये कह रहा है वो 190 अंक प्राप्त करने वाला 35 अंकों से फेल हो गया। ये सवाल आप करेंगे डेफिनेटली, मैं समझता हूँ। तो देख लीजिए, थोड़ा सा बता रहा हूँ, 36% चाहिए, जबकि 190 जिसने प्राप्त किए, जिस विद्यार्थी ने 190 अंक प्राप्त किए वो 35 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब है 190 से 35 नंबर ज्यादा जी। ठीक है, क्लियर है बात? तो अगर उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है, पेपर कितने का है, तो 36% की जो वैल्यू है जोड़ लेना, 225 आ जाएगी। 36% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 225। अब 36% की वैल्यू 225 आ गई। आगे क्या पूछना चाह रहा है? देखो, 9 से काटेंगे, 9 चौक 36, 9 से काटेंगे 25 नाम है 225, तो 4% की वैल्यू 25 आएगी। 4% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। आपको चाहिए 100% की वैल्यू। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कैसे याद करेंगे? तो देखो जी, 100% की वैल्यू याद करने के लिए 4 25 से गुणा करेंगे, इसको 25 से गुणा करें तो इसको भी 25 से गुणा करें, तो 100% की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 625 आएगी। तो पेपर कितने नंबर का हो जाएगा? 625 का। चलो जी, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्या कहना चाह रहा है? एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, और अब उसकी आय अगर 20% बढ़ जाती है तो खर्चा भी 10% बढ़ा देता है। तो कहना चाह रहा है उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ेगी? बचत है वो कितने परसेंट बढ़ेगी, ये आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान से सुनिए। देखो, एकदम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लो। 100 में 75 खर्च करता है, इसका 25 रुपए बचा लेता है। 100 रुपए में 75 रुपए खर्च करता है, इसका मतलब 25 रुपए बचा लेता है। अब आगे क्या कहना चाह रहा है? अगर उसकी इनकम 20% बढ़ गई, तो 100 रुपए पर 20 बढ़ गए, 20 रुपए बढ़ गए, तो उसने कह रहा खर्च 10% बढ़ा दिया, तो खर्च होता था उसका 75 रुपए, 75 का 10% बढ़ा दिया, मतलब 7.5 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा करने लगे। तो देखो जी, एक्स्ट्रा कमाई 20 रुपए, एक्स्ट्रा कमाई 20 रुपए, एक्स्ट्रा खर्चा 7.5 रुपए, इसका 12.5 रुपए बचत बढ़ी है उसकी। बचत कितनी बढ़ी है? 12.5 रुपए। और पहले बचत कितनी थी? 25, 25 पर 12.5 बढ़ गया, मतलब आधा बढ़ गया। आधा बढ़ने का मतलब 50% बढ़ जाएगा। आधा बढ़ने का मतलब 50% बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, देखो पेन नहीं चलाना पड़ेगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। अब कईयों को अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन में नाराजी है तो दोबारा सुन लो। 100 रुपए, अगर 100 रुपए आय है तो 75 रुपए खर्च करता है, तो 25 बचा लेता है। अब उसकी इनकम 20% बढ़ी है। इनकम कितनी बढ़ गई? 20%। और खर्च बढ़ाया, मतलब 7.5 रुपए बढ़ गए। अब 20 रुपए जो एक्स्ट्रा कमाए थे उसमें 7.5 तो खर्च कर दिए, कितने बच गए? 12.5 रुपए। ये 12.5 रुपए की बचत एक्स्ट्रा हो गई। 20 रुपए जो कमाई हुई थी उसमें 7.5 रुपए तो खर्च कर दिए, इसका 12.5 अभी बचे हुए। तो पहले बचत 25 थी, अब 12.5 की बचत बढ़ी है, तो 25 पर 12.5 बढ़ गया, आधा बढ़ गया, जिसको आप डायरेक्ट 50% बोल सकते हो, या 100 से गुणा कर लो अगर नहीं मन करता है आपका तो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। बोर 69, एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे जिनमें से 10% सड़ गए, 80% वह पड़ोसी को दे देता है। अब उसके पास 36 अंडे बच जाते हैं। देखो, वर्बली करिए। 10% सड़ गए मतलब 90% बचे हुए हैं, और 80% पड़ोसी के दे दिए। 90 में 80% पड़ोसी को दे दिए, इसका 20% बच गए, तो 90 का 20% क्या होगा? 18 बच गए। क्या बच गए? 18। और ये क्या बोल रहा है? 36 बोल रहा है। 18 को 36 बोलता है, इसका एक को दो बोलेगा, एक को दो बोलेगा, तो टोटल पूछे टोटल कितने खरीदे थे? टोटल इसने 100 खरीदे थे। एक को दो बोलता है तो 100 को क्या बोलेगा? 200 बोलेगा। इसका मतलब उसके पास अंडों की जो संख्या है वो कितनी है? 200। लिखने का मन हो तो लिख लो। 100 अंडे थे, उसमें 10 खराब हो गए, बचेंगे 90। 90 में से 80% पड़ोसी को दे दिए, 90 का 80% होता है 42।
72 पड़ोसी को दे दिए, इसका कितने बच 18 बच गए, और रियल में कितने बचे 36। तो 18 को 36 बोल रहा है तो एक को क्या बोलेगा, दो। एक को दो बोलेगा तो 100 को क्या बोलेगा, 200 बोल देगा। इसका मतलब है टोटल अंडों की जो संख्या है वो कितनी हो गई, 200 हो गई। ठीक, अच्छा चलो आगे देखिए। दूध की कीमत 15% बढ़ जाने पर परिवार ने अपनी खपत में 15% की कमी कर दी, तो खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 15 माइनस 15, 15 का 15%, 2.25% की कमी आएगी। 15% बढ़ा है, फिर 15% घटा दिया, प्लस को माइनस से किया माइनस, 15 का 15%, ये कट जाएगा। 15 का 15%, 2.25%, तो ओवरऑल 2.25% की कमी आई है। किसी को अगर इसको लेकर के नाराजी हो गई, यार ये कैसे हो गया, ऐसे क्यों लगा दिया, तो आप ऐसे कर लो भाई। देखो दूध हम खरीदते थे पहले 100 रुपए लीटर, 100 रुपए लीटर दूध खरीदते थे और 100 लीटर दूध खरीदते थे। 1 लीटर 100 रुपए का आता है, 100 लीटर दूध खरीदते थे, मतलब 10,000 रुपए का दूध होता था, खरीदा करते थे। ठीक है, अब कह रहा है इसकी कीमत 15% बढ़ गई, मतलब 1 लीटर दूध 115 का आने लगे। तो हमने क्या किया, हमने खपत 15% कम कर दी, पहले 100 लीटर दूध खरीदा करते थे, 85 खरीदने लगे। ठीक है, अच्छा अब कैलकुलेशन कर लो, 85 पंजे 425, हासिल 42, 85 11 935, 935 और हासिल कितनी थी 42, कितना हो जाएगा 977। तो पहले क्या था, 10,000 का खर्चा होता था, अब 9,775 का खर्चा होता है। इसका मतलब ये है 225 रुपए की कमी हो गई, 225 रुपए खर्चा कम हो गया, किस पर, 10,000 पर। अब 10,000 पर 225 का कम हुआ है, तो 100 पर कितने का होगा, 100वां हिस्सा हो जाएगा, या 100 से गुणा करके देख लो, तो आ जाएगा 2.25%। बाकी मेरे हिसाब से आप ऐसे कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। अब देखो ध्यान दीजिए, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क हैं, तो अवयस्क छात्र का प्रतिशत बताइए कितना होगा। देखो लड़के और लड़कियां 3:2 में है, 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क एडल्ट है, तो अवयस्क कितने, माइनर कितने। देखो जी ध्यान देना, आपको जो बात बताई सब ओवरऑल पूछ रहे हैं, तो आपको तो 20% तो वयस्क है ही है। ठीक, आप कहोगे कहेगा 20 ही कैसे, 25 है लड़कियां तो भाई साहब लड़कियां 20% तो ही, 5% एक्स्ट्रा जो है वो सब में बराबर बराबर बांट देंगे। तो ये जो 5% है कितनी जगह, 2 जगह, तो 5 दूनी 10% हो गया। 10% को कितनी जगह बांटोगे, 5 स्टूडेंट्स में बांटेंगे, 5 जगह बांटेंगे, तो 2% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2%, तो 20% तो ये थे, 2% ये, टोटल 22% वयस्क हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उसमें 22% वयस्क हैं, इसका अवयस्क कितने हो गए 78%। अवयस्क स्टूडेंट्स हैं वो कितने हो जाएंगे 78%। क्लियर है बात, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की। और वैसे 300 और 200 मान करके आप मर्जी है वैसे कर लेना, कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं। राम बाबू ने अपनी आय का 3% दान दे दिया और शेष का 12% बैंक में जमा करवा दिया। अब यदि उसके पास 12,804 रुपए है तो उसकी आय कितनी है। देखो जी ध्यान देना, उसकी आय मान लो 100 रुपए, 3% दान दे दिया, इसका 97% बचा है, और बचे में 12% दे दिए बैंक में जमा, तो 12% दे दिए, इसका 88% बच गए। और रियल में कितने बच रहे हैं 12,804। अब आराम से तसल्ली से कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। चलो चुनाव वाले जो सवाल है वो हम अगली क्लास में लेंगे।
आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।